गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवांगी सिंह दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, ये एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर के लिए है। तो मैंने आपको बताया था हर पेपर में आपकी 2 बुक हैं, 2 बुक में 4-4 यूनिट्स बटे हुए हैं। अब एक बुक में आपके 2 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाली बुक में अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हो नॉर्मली, चाहे मास्टर्स के पर्पज से कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है तो है। अब अंडरस्टैंडिंग पावर में देखते हैं इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है। ये 3 जो लास्ट में आपको यूनिट वाली हेडिंग्स दिख रही है ना, ये वाली हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट करके दिखा हुआ है। 10, 11 और 12 पावर फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या था, इंस्टीट्यूशन से पावर का क्या रिश्ता था, पावर और नॉलेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार भी बनाया है। तो इसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करके और प्रिपेयर करके जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस क्या पूछे गए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ देख के गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि फूके लॉ ऑफ पावर एंड नॉलेज क्या था। ठीक है, 2020 में आया हुआ है। उसके बाद जैसे आप बढ़ोगे आपको इस क्वेश्चन को बार बार देखने को मिलेगा। वहीं पे आप क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी गिवन बाय मैक्स वेबर, यानी मैक्स वेबर की बात भी हो रही है। ठीक, उसके बाद जस्ट उसके नीचे है डिस्कस फोको अप्रोच टू एनालाइज पावर एंड नॉलेज। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय पावर, एग्जामिन इट्स रिलेशनशिप विद अथॉरिटी एंड डोमिनेशन। एंड लास्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पावर, डिस्कस इट्स वेरियस सोर्सेज, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशन टू वर्क। अब हो गए ये क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए कि 5 से 6 क्वेश्चंस अगर आए हैं तो दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम करता है और किसी न किसी तरह पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं पावर नॉलेज है क्या। पहले तो ये समझो कि पावर क्या है। ठीक है, हम पावर को कैसे समझेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करोगे, कोई भी वीडियो पर्टिकुलर आंसर अपना स्टार्ट करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 चीज़ तो आपको देनी ही देनी है। ठीक है, आपको कहीं पे भी इंट्रो उसको चीज़ का देना पड़ेगा। तो इंट्रो में आप क्या करोगे, जब आपसे क्वेश्चन कहीं भी, चाहे वो फूको के बारे में पूछे, चाहे मैक्स वेबर की थिंकिंग पूछे, आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि पावर है क्या और ये थॉट्स में सोशलॉजिस्ट की आई कैसे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखते हैं। आपको ये रेफर करना है कि सोशलॉजिस्ट जो हैं वो क्या समझते थे पावर को। उन्होंने कहा कि पावर एक तरीका है जिससे कोई अपनी इच्छाओं को दूसरे पर डालता है ना, दूसरे पे थोपता है या दूसरे पे कहता है कि उसको उस चीज़ को उस तरह से ही करना है जैसे उसकी फिल है। तो इसमें बोला गया है ना, इम्पोज वंस विल ऑन अदर इवन इफ दोज अदर रेजिस्टेंस सेम वे, यानी कि हो सकता है कि आपको पसंद ना हो कि मैं कहूँ कि आप मेरा ये काम करो, लेकिन चूंकि मेरे पास पावर है, मैं उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, वही चीज़ है बाय पावर इट इज मीन दैट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग विद इन अ सोशल रिलेशनशिप विच परमिट्स वन टू कैरी आउट वंस ओन will even against regardedness and resistance which permits one to कैरी द सेम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी रेस्ट। अब वही बात मैंने बोली ना कि सिर्फ आपको ये याद रखना है, इससे समझना ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से आप अपनी विल किसी पे इम्पोज कर रहे हो और वो उसको रेजिस्ट भी नहीं कर सकता। ठीक, तो ये चीज़ थी जो इससे समझनी थी। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है। देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इतना आपको समझा। अब आप इसमें से 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा याद रखिएगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो डायरेक्टली कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने सिंपली बोला कि अगर कोई भी कह रहा है, सोशल एक्टर, वो कह रहा है उसके पास पावर है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी विल्स को क्या करेगा, इम्पोज करने की कोशिश करेगा। अब इस पॉइंट में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस किया गया कि अच्छा सोशल थॉट क्या क्या रखे जाते हैं, कौन कौन लोग इसके बारे में क्या क्या सोचता है। तो सबसे पहली जो बात आई थी वो माइकल फुके ने दी थी। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्होंने प्ले किया है पावर को समझाने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटाइटी है। इन्होंने जो बात बोली वो ये बोली कि भैया पावर और नॉलेज को मैं अलग अलग देख ही नहीं सकता। पावर और नॉलेज एक तरह से है। ठीक है, हम उन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। पावर है तभी उसके पास नॉलेज है, तभी उसके पास पावर है, और चूंकि उसके पास पावर है तो उसके पास नॉलेज होगी ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए इनकी जो बुक्स हैं उसको आप कोट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है किस किस बुक में इन्होंने इस बात को इलिस्ट्रेट करके अच्छे से समझाया है। तो जो बुक्स थी वो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बर्थ एंड क्लिनिक। ये 2 बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेंशन करनी है अपने आंसर में अगर आपको फुको के बारे में आता है। ठीक, ये एक्चुअली फिलॉसफी में वर्क कर रहे थे, लेकिन इनकी चीज़ें जो भी ये सर्च कर रहे थे, इससे साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी की तरफ इन्होंने अटेंशन पे की। इसका मतलब कहने का मतलब है ये ऐसे कह रहे थे कि अगर एक साइकेट्रिस्ट ना बताए कि आपको ये प्रॉब्लम है तो क्या आपको उस चीज़ की पता चलेगी। तो यानी जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो वो आप पे एक पावर इम्पोज कर रहा है, यानी जैसा वो कह रहा है आप उसके इंस्ट्रक्शंस, उसकी नॉलेज के हिसाब से अपने आप को अटेन करोगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर पेशेंट है, वो डायबिटिक है। अब वो अगर किसी डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास जाएगा जिसको नॉलेज होगी उसके बारे में, जो वो बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, जिस चीज़ का वो परहेज बोलेगा उसको करना पड़ेगा। यानी कि जो नॉलेज थी डॉक्टर के पास वो क्या करी, इम्पोज की उसने किस पे, उस पर्टिकुलर पेशेंट पे। तो वहाँ पे वो नॉलेज के बेसिस पे अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा था। इस तरह से उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को बताया। ठीक है,
अब आगे देखो, आगे क्या समझना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें सिंपली बोला गया है थर्ड पैराग्राफ में, देखिए इसमें दो बातें, किससे इन्फ्लुएंस थे ये नहीं लिखना है, इतना टाइम नहीं होता ना आपके पास, इतना लंबा पेपर दिया हुआ है कि आप बाबा ये लिखते रहोगे। दो इंपॉर्टेंट लोग थे, एक निश्चय थे और एक हेडेगर थे, जिससे ये इंस्पायर्ड थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, देखिए इन्होंने एक्सप्लोर क्या किया था। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे सोसाइटी की बात करते हैं तो पावर्स का ट्रेंड चेंज होता रहता है। उन्होंने ये बोला कि हर किसी के पास पावर है। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब एक हेड है, हेड के पास क्या पावर है कि वो जो है नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन सबसे नीचे वाला जो है उसके पास भी तो कुछ पावर है कि वो दूसरों पर एक्सरसाइज करे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, सपोज हमने डीएसपी ले लिया। डीएसपी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है कांस्टेबल वो नीचे तक प्रोसीड करने के लिए। अब उसके पास तो पावर थी, लेकिन जो वो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के पास भी तो एक पावर है ना, कि एक नॉर्मल जनता को तो वो डराएगा ना, उससे लोग डरेंगे, क्योंकि वो भले नीचे है, भले उसकी रैंकिंग नीचे है, लेकिन उसके बाद भी वो उस पोस्ट को एक्सरसाइज कर रहा है। यानी कि ऊपर वाला तो कर ही रहा है, लेकिन वो हर एक लेवल पे वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे पावर एक्सरसाइज हो रही है। इसीलिए उन्होंने बोला है सिंपली कि एक्सप्लोर थ्रू द शिफ्टिंग पैटर्न विद इन अ सोसाइटी एंड द वेज इन विच पावर रिलेट्स टू द सेल्फ। हमें खुद में भी पावर है हमारे पास, कि हम अपनी चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं ना, इस तरह से। अब देखिए, यानी इन्होंने बोला कि हमें सिंपली क्या करना है कि हर रोज़ हम कोई ना कोई प्रैक्टिसेस ऐसी देखते हैं जहाँ पे एक आइडेंटिकल नॉलेज जहाँ पे है, वहाँ हमें पावर देखने को एक्सरसाइज होते हुए मिलती है। सबसे बड़ा एग्जांपल, एक टीचर है, उसके पास पावर है, उसके पास नॉलेज है ना, नॉलेज है इसीलिए उसके पास पावर है कि वो बच्चों को डांट सकती है, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब आ गया आपका सेक्शन डेफिनेशन ऑफ पावर। तो डेफिनेशन ऑफ पावर में क्या बोला गया है, अब यहाँ पे पूरा पूरा आपको फुको के बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने क्या कहा। देखो सबसे पहली बात जो याद रखना वो ये याद रखना कि उन्होंने यही बात बोली थी कि नॉलेज और पावर अलग अलग नहीं देखे जा सकते, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप इनको आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते। तो वही बात इन्होंने बोली, ये देखिए कि फोकर नेवर attempts at any definition of power but gives a definition of power relation at best, ठीक है, कि उन दोनों के बीच में अगर आप रिश्ता निकालोगे तो आप उन दोनों को सबसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। तो वही बात उन्होंने बोली कि एक्सरसाइज ऑफ पावर इज नॉट सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन, अब दो लोगों में सिर्फ रिश्ता नहीं, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ है तो वो आपस में पावर एक्सरसाइज करे। गवर्नमेंट भी, एक पर्टिकुलर एरिया की कोई भी गवर्नमेंट है वो भी एक्सरसाइज कर रही है अपने लोगों पे। कहीं ना कहीं एक फैमिली में जो डोमिनेट करता है या जिसको नॉलेज ज़्यादा है, मान लीजिए पढ़ा लिखा हस्बैंड है और वाइफ नहीं है किसी भी वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी वाइफ पे पावर एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। इस तरह से कि सिर्फ पार्टनर्स पे या सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट पे वो काम नहीं आता है, वो हर जगह जहाँ नॉलेज दिखेगी वहाँ पावर दिखेगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, एग्जाम्पल मेंशन करके, वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स शार्प करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि ये तो ज़रूरी है ये कि वो इंटरडिपेंडेंट हो गए, तो एक ही लाइन्स को रिपीट किया जा रहा है, आप एक दो लाइन्स में उसको सम अप कर सकते हो। अब इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है जिसको समझना है, एक इनकी बुक थी डिसिप्लिन एंड पनिश, तो वहाँ पे वो ये कहते हैं ना, जैसे कि समझने की कोशिश करेगा, एक अप्रोच होता है। अगर मुझे किसी को कोई लेसन देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी पावर इस तरह से एक्सरसाइज करनी है कि वो उस नॉलेज को गेन करे, जैसे कि किसी ने कोई गलती की है तो उसको ये रियलाइज़ कराना है कि उसने वो गलती की है, उस चीज़ को अटेनमेंट कराना, एनलाइट करना। इंपॉर्टेंट है कि हम उसको पहले उस चीज़ बताएं कि हम अगर पावर एक्सरसाइज करके उसको अगर पनिश करते हैं या उसको किसी तरह की सज़ा देते हैं तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ उससे गलती हुई है, यानी कि उसमें एनलाइटमेंट आएगी, ठीक है। उस चीज़ की ये बात कर रहे हैं। तो वही उन्होंने बोला कि देखिए, असाइड फ्रॉम विच नॉलेज इज़ डिराइव्ड इज़ अ प्लेस वेयर पावर इज़ एक्सरसाइज, तो जहाँ पे नॉलेज होगी वहाँ से पावर एक्सरसाइज हो रही होगी। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनके पास नॉलेज है इसलिए वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इनकी एक बुक थी, इन्होंने लिखी थी डिसिप्लिन एंड पनिश, तो उन्होंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल किसका लिया था। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए कोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिजन की बात कही थी कि प्रिजन में जो जेल होती है उसमें यही तो होता है कि जिसके पास पावर होती है वो उस के थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन को उसने जेल में भेजा। अब वो वहाँ पे ये एनलाइटमेंट लेगा कि देखो मैंने गलती ना की होती शायद मुझे पनिशमेंट ना मिलती, तो वहाँ उसको नॉलेज मिल रही है किसकी वजह से, उस इंसान की वजह से जिसने पावर से एक्सरसाइज करके उसको वहाँ भेजा था, ठीक है। तो जैसे आप बेसिक जरूरत है, जुवेनाइल कोई एक्ट होता है तो उसमें उसको सुधार गृह में भेजा जाता है, तो पनिशमेंट इज़ जस्ट अ वे टू एनलाइट हिम, कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि तुमने ये काम गलत किया। तो वही चीज़ इसमें है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है, साइंस फॉर फॉर्मुलेटेड ऑल्सो द वंस दैट गिव बर्थ टू द प्रिजन, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डिटेलिंग में आपको जाना है, बस इतना समझना है कि इन्होंने ये बोला कि अगर आज के प्रेजेंट में ह्यूमन्स ये सोचते हैं कि नॉलेज और पावर को हम अलग अलग देख सकते हैं तो गलत है। हम दोनों को एक दूसरे के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही दोनों एक दूसरे के बिना एक्सरसाइज हो सकते हैं।
अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो नॉलेज या तो पावर के लिए खतरा बन जाएगी या पावर नॉलेज के लिए खतरा बन जाएगी। ठीक, अब ये बात खत्म हो गई। अब देखिए आगे क्या बोला गया, इसीलिए मैं बुक से लाइन बाय लाइन आपको दिखा के ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए आपका कोई कंटेंट छूट नहीं रहा। बाकी आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे इससे शॉर्ट में बेस्ट मिल जाएंगे। ठीक, अब इसमें सिंपली दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, ये मत भूलना, यानी कि जब हमने ये बात कह दी ना कि वो सिंपली कह रहे थे कि कंपाउंड यानी पावर और नॉलेज साथ में यूज़ करो, अलग अलग हम यूज़ ही नहीं कर सकते इन वर्ड्स को। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स लेके आए और ये सबसे बड़ा आइडिया था फूको का जो उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि सच को जानना है और इसी जगह पे हम कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं जो रियलिटीज़ को बताते हैं कि भाई अगर तुम ये काम नहीं करोगे या फिर अगर तुमने गलती की है तो इसकी ये सज़ा है और ये तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो उसे हम रियलिटी शो करते हैं कि अगर तुमने गलती की तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी और तुम्हारी ये पनिशमेंट होगी। तो हमने उसको नॉलेज दी लेकिन उसे रियलिटी भी पता चली कि ये पनिशमेंट, ये रियलिटी है सज़ा की, दैट मीन्स ये गलत काम है। ठीक, अब इसमें देखिए वही चीज़ दी गई है कि उन्होंने अपनी बातों को बहुत तरह से एक्सरसाइज किया। और डिस्कोर्सेस का मतलब यही है कि आप अपनी बात को जग जाहिर करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझसे बोला कि नहीं मैम आप ये चीज़ गलत समझा रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी नहीं ये भले गलत समझाया लेकिन देखो इस बुक में ये चीज़ इसी तरह से समझाई गई। तो यानी मैं डिस्कोर्स ला रही हूँ, यानी अपनी बात को आप पे एक्सरसाइज करने के लिए, नॉलेज को शो करने के लिए मैं उसको दूसरे सोर्स से ला रही हूँ ताकि आप मेरी पावर को क्वेश्चन ना करो। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है कि अब ये देखिए उन्होंने एनालिसिस क्या किया। तो उनका जो एनालिसिस था उसमें यही बोला कि पावर इज नॉट मोनोपलाइज बाय वन सब्जेक्ट थ्रू इट्स कंट्रोल ऑन प्रीडोमिनेंट डिस्कोर्स। ठीक है, डिस्कर्सिव फील्ड कंप्राइज मल्टीपल सब्जेक्ट हु मैनिपुलेट वेरियस डिस्कोर्सेस टू सम एक्सटेंस। ठीक, इशू इज नॉट ओरिजिन बट द इम्प्लीकेशन ऑफ देयर पावर इफेक्ट्स एंड टाइप ऑफ नॉलेज दे प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो सिर्फ ये है कि एक लोगों तक सीमित नहीं है, कई लोग उसको एक्सरसाइज करते हैं और उस बेसिस पे वो डिसाइड होती है। किसी एक इंस्टीट्यूट या एक जगह पे हम पावर को नहीं बांध सकते। जैसे सरकार में पावर है लेकिन सरकार की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन कराने वाला है, एक ऑफिसर जो नॉर्मल रैंक पे बैठा हुआ है एक ऑफिस में। ठीक है, अगर वो मना कर देगा तो ऊपर की पावर का कोई इशू या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब पावर नॉलेज एंड डिस्कोर्स अलग से टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आपको फुको के बारे में डिस्क्राइब करने को आ गया पेपर में तो आपको ये पूरा सेक्शन करना ही पड़ेगा। तो इसमें मेन मेन लाइन्स करनी है सिर्फ। ये देखो द हेजीमनी ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि अरे आपको बहुत आता है या एज एन इंस्टीट्यूट आपको बहुत नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप दूसरों को मार्जिनलाइज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि कई सारी हिस्ट्री में रेशनैलिटी आई, कई लोगों के अपने अलग अलग तरीके थे जिससे वो समझते थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई जो नॉलेज है वो तो पूरी पूरी तरह से हर फील्ड में रिलेटेड है, हर जगह से इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी में आप बस इससे उसको वाइंड अप कर देना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है जिसका काम हो लगता ही लगता है और उसको ज़रूरी है ये सोसाइटी में। ठीक, अब आपने लास्ट में लिखा कि पावर जो है नॉलेज प्रोड्यूस करती है। जब आपके पास पावर होती है तो नॉलेज आती है और उसी तरह से जब नॉलेज होती है तो आप पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक, अब देखिए एक बेसिक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर अवेयरनेस है आपको, तो अगर आपको नॉलेज है तभी तो आप अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करो कि बीइंग कंज्यूमर मेरे पास राइट है, मैं उसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ। लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो आप क्या आप इस पावर को एक्सरसाइज कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। अब देखो, अब इसमें लास्ट में बस वही है, आपको मेनली देखना है कि यहाँ हमें एंडिंग कर कैसे रहे। तो इन्होंने फोको डिसीजन के बारे में बात की कि फोको ने डिसीजन क्या दिया। इन्होंने फिर मॉडर्न पावर के बारे में बात की कि अगर हम पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव को देखें, आने वाले समय में देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ों को शायद एक्सेप्ट ना कर पाएँ, मल्टीप्लिसिटी और डिसकंटिन्यूटी और फ्रेगमेंटेशन में देखेंगे कि ऐसे पावर कैसे हम समझ लें। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हमें थ्योरेटिकल प्रोडक्शन देखना है कि भाई थ्योरेटिकली पावर कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हर छोटी छोटी जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या आया कि आप कहीं पर भी देख लो, साइकोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई, क्रिमिनोलॉजी हो गई, सेक्सुअलिटी हो गई, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉडर्निटी हो गई। इसको इस तरह से समझो कैसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका कोई जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, क्राइम में किसी का कोई किसी चीज़ का कोई एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया है किसी भी चीज़ का, तो आप अकेले क्राइम डिपार्टमेंट या सीबीआई नहीं कर सकता, उसको फॉरेंसिक का सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ फॉरेंसिक की पावर इंप्लीमेंट हुई, फिर फॉरेंसिक ने भी कर लिया, तो अब यहाँ पे कहाँ हुआ, कहीं ना कहीं एविडेंसेस की ज़रूरत हुई तो कोर्ट की भी हेल्प ली। यानी पावर आपस में मल्टीप्लिसिटी है, फ्रेगमेंटेशन में आप नहीं देख सकते, वो एक ही में लिंक है। तो ये दो मेजर अप्रोचेस थे जो ये लेके आए, जिसको आर्कियोलॉजी और जीनोलॉजी द्वारा लाया गया। ठीक है, और इनकी मेन एम थी कि ये समझाया जाए कि पावर जो है वो किस तरह से काम करती है, फंक्शनिंग उसकी कैसे होती है। तो जो इनके दो थे, एक आर्कियोलॉजिकल राइटिंग थी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या था। सिर्फ आपको देखो कुछ नहीं करना है, मेन मेन चीज़ें याद रखो।
जो उसमें आपको मेजर देखने को मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखो तो इसमें आपको सिर्फ इतनी बात देखनी है। क्या बोला कि मैन एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने क्या बोला था कि भैया एक इंसैनिटी और मॉडर्न रीजन में एक वो है निशानी। इंसैनिटी मतलब आपको पता होगा इंसैनिटी मतलब सनकी पने को कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि देखो हम दोनों को इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और एक साइंटिफिक साइकेट्री वाला कॉन्सेप्ट लाए थे। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। साइंटिफिक साइकेट्री ये कहता था कि अगर एक साइकेट्रिस्ट वही चीज़ जो मैंने बताई कि ना बताए आपको कि ये प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको इलाज ना दे, तो आप कभी भी उसकी पावर को अपने ऊपर एक्सरसाइज नहीं होने दोगे, क्योंकि उसको नॉलेज है और उसको पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको पावर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो इन्होंने साइंटिफिक साइकेट्री के थ्रू बताई। तो ये बुक का नाम आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने ये समझा कि भैया ठीक है ये राइटिंग के बारे में बता दिया, तो आप नाम ना आप ना हेडिंग मेंशन करो। आप हेडिंग मेंशन करके बस इतनी सी बात बता दो कि भैया ये मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बात की थी इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने साइंटिस्ट साइकेट्री की बात कर दी। तो साइंटिफिक साइकेट्री की बात करने के बाद ये सारी बातें उसमें कवर हो गई, है ना। इतना डिटेल में थोड़ी ना लिखने का टाइम है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो वही देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट जहाँ भी कहीं बुक का नाम लिखे प्लीज़ उसको कोट कर लो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी ऑर्डर्स या किसी न किसी प्रोसीजर के थ्रू ये पूरा वर्ल्ड रन होता है। ऐसे तो रन नहीं होता, वहाँ पे पावर नॉलेज दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं। तो वही लिखा है कि प्रिस्क्राइब्स द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द अंडरलाइंग रूल्स एजम्पशन एंड ऑर्डर प्रोसीजर ऑफ रिनाइसेंस क्लासिकल एंड मॉडर्न एराज, ठीक। अब इन्होंने सिंपली अपनी बातों को क्लियर कर दिया, सारी बातें ख़त्म हो गई, ठीक। अब आपको इसमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये वाले पेज में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ उनकी जियोलॉजिकल राइटिंग की भी ये वाले जो सेक्शन है इसमें भी एक दो चीज़ें उठानी है, वो भी यहाँ से है, ठीक है। जो सिर्फ आपको ये लिखना है कि इन्होंने जब ये आपने हेडिंग डाली और इसमें सिर्फ आपने इतना मेंशन कर दिया कि डिसिप्लिन एंड पनिश में जो इन्होंने काम दिया था, इन्होंने वहाँ पे वही बात कही थी। इन्होंने यही बोला था कि सोल बॉडी और सब्जेक्ट की बात हो रही है कि अब हम सोल को यानी उस पूरी बॉडी को किसी पॉइंट के थ्रू समझाएंगे कि ये सब्जेक्ट या ये चीज़ गलत है, इसको इस तरह से करना है, यानी सही नॉलेज देंगे पावर एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी मैट्रिसेस ऑफ पावर में यानी कि जैसे एक शासन अच्छे से चलना चाहिए, उसके लिए हम जब उसको पनिश करेंगे, उसको वो चीज़ रियलाइज़ होगी तो वो उस चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ पाएगा। कंक्लूजन हर आंसर में ज़रूर देना। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, मेनली इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखो ध्यान दिया करो। कंक्लूजन 3 से 4 पॉइंट्स में आप पहले क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला, क्लियर रखा कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने प्रेजेंस ऑफ पावर इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड क्रिएटेड वैलिडिटी। अब देखिए वर्ड्स आपको थोड़े टफ लगेंगे तो आप सिर्फ इतना लिख दो कि ही सेड दैट देयर इज पावर प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, इन मल्टीपल ऑपरेशंस, ठीक है। पहली बात ये बोल दी। दूसरी बात आप ये समझोगे कि इन्होंने बोला कि जो पावर है वो ऑपरेट करती है नॉलेज और डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स जो वर्ड था आपको लाना है कि पावर ऑपरेट करती है नॉलेज और डिस्कोर्स से, और हम इस रियलिटी को नहीं चेंज कर सकते कि दोनों में से एक भी चीज़ कोई एक्सक्लूड करके प्रैक्टिस कर सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी कि एक थोड़ा सा क्रिटिसाइज इनको करना है एंडिंग में, और वो ये कहना है कि इन्होंने बस ये नहीं एड्रेस किया कि किस तरह की बातों को ये इसमें कंसीडर करेंगे, कि पैसे वालों के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये हेटरोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल्स के बारे में बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाई। उसके बाद सिंपली आपको एंड अप कर देना है, और उस एंड अप वाले में आप ये समझोगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकल गोल्स अगर इनके देखे जाए एनालिसिस के, तो वो बहुत ज़्यादा कैसे रहे हैं, प्रोडक्टिव रहे हैं। तो प्रैक्टिकल गोल्स में हमने क्या देखा कि जो है इन्होंने एडवर्सरीज पे काम किया। अब ये वर्ड जो दिया हुआ है ना, बैकडोर डिटर्मिनिज्म, तो बैकडोर डिटर्मिनिज्म जैसे आप देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बैकडोर डिटर्मिनिज्म वर्ड आप यूज़ करोगे कि बैकडोर डिटर्मिनिज्म में उन्होंने सारे कंसेप्शंस ऑफ पावर बताए, और उन्होंने बताया कि इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है, मतलब उनकी एंडिंग अच्छे से करोगे तो ये आपका सम अप कर जाएगा पूरा फुको के जो पावर है एक्सरसाइज। और स्टार्टिंग जो है पावर की वो आप किसी भी मैक्स वेबर का पूछे या इनका पूछे, दोनों का कर सकते हो। शॉर्ट में एंड करते करते मैक्स वेबर का छोटा सा बता दे रही हूँ। मैक्स वेबर ने सिर्फ ये बोला था कि जिसके पास पैसा है, जो इकोनॉमिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, उसके पास पावर है। पर इन्होंने बोला जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है, और जिसके पास पावर है उसी के पास नॉलेज होगी। तो इसी के आसपास इन दोनों की अपनी अपनी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। ओके, आई होप यू लाइक इट। इनके सब अगर आपको सही लगा और आपको इसका आंसर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ले सकते हो, उसमें आपको इशू नहीं है। टाइम जो वर्ड लिमिट होती है उसके हिसाब से इस आंसर को फ्रेम्ड करके दिया जाएगा। ये यूपीएससी प्लस आपके मास्टर्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू क्लास।